अच्छा, लास्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। फिर हमने वर्क डन भी निकाला था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पढ़ लिया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक पढ़ा था आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लो इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं? इसमें पहले आते हैं आपको असर्शन रीजन। देखो पेपर में अगर इक्यू पोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्वेश्चन आया तो कौन सा आएगा? एक आएगा असर्शन रीजन, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। 4 स्टेटमेंट दे देंगे, कह देंगे इनमें से कौन सी ट्रू है, इनमें से कौन सी फॉल्स है फॉर इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो प्रॉपर्टीज नहीं पूछेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर एमसीक्यू आता है। लिखो एमसीक्यू ऑन प्रॉपर्टीज। एक तो क्वेश्चन असर्शन रीजन आना है, सेकंड क्या आएगा? एमसीक्यू ऑन प्रॉपर्टीज। और 2 मार्क क्वेश्चन क्या आएगा? ड्रॉ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ये आता है ड्रॉ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो, ठीक है। रॉड के अराउंड चार्ज रॉड है, एक डाइपोल है, 2 इक्वल चार्जेस पड़े हुए हैं, स्फेरिकल शेल है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके मिड में इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसे आएगी? प्लेट्स में एक अनचार्ज बॉडी रख दी, फिर इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? वो सारी चीजें, वो सारी ड्रॉ करने से पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले इनका नाम ही क्लियर है, ये वो सरफेस हैं जिनकी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम। लिख लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज सेम, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। और रियल लाइफ में इक्यू पोटेंशियल सरफेस कौन होते हैं? लिख लो चार्ज्ड कंडक्टर। जो कंडक्टर चार्ज्ड होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म? अगर मेटल की बॉडी है उसको चार्ज कर दिया, चार्ज एक ही जगह पे स्थिर रहता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? मेटल के केस में बताओ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेटल इज प्राइम एग्जांपल ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। लिख लो मेटल, चार्ज्ड मेटल लिखना, चार्ज्ड मेटल सरफेस, चाहे शेप सिलेंडर हो, चाहे शेप प्लेन हो, चाहे सफेयर हो, जैसी मर्जी शेप हो, उसकी सरफेस पे चार्ज ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है? यूनिफॉर्मली, ठीक है। बेटे कॉपी लिख लो, खोल लो कॉपी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये है कि सिंगल पॉइंट चार्ज की इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या लिखा हो पढ़ो। इक्यू पोटेंशियल सरफेस सिंगल पॉइंट चार्ज और कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस की चाहिए तेन, चल निकल, ठीक है। इक्यू पोटेंशियल सरफेस और सिंगल पॉइंट चार्ज और कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस का मीनिंग क्या होगा पता है आपको? सेंटर सभी का सेम होगा और रेडियस क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। और अगर ये दो चीजें याद रखनी है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेचर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलती है पता है आपको? लिख लो अपनी कॉपी पे, सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट्स, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इनफाइनाइट शीट। ये दो ये शीट्स हो, एक पॉजिटिव शीट हो, एक कौन सी हो? नेगेटिव। और साइज क्या हो इनका? इनफाइनाइट। इनके मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? वेरिएबल के यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मिलेगी। सिर्फ एक ही सोर्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो लिख लो सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होता है? 2 इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड थिन शीट्स, ठीक है। और कोई सोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। और नीचे ड्रॉ किए हुए सरफेस आपने कॉपी पे ड्रॉ करनी है। ये किसकी है? पॉइंट चार्ज। क्या कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं कि अनइक्वल? अनइक्वल है ना, उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसमें के क्यू बाय आर आता है कि के क्यू इंटू आर आता है? बाय आर का मीनिंग इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, जिससे ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ये प्लेन शीट किसको शो कर रही है? प्लेन शीट में गैप सेम है, ये शो कर रही है इक्यू पोटेंशियल सरफेस कौन सी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ड्रॉ करो। एक पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always perpendicular to
इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बाद में तू कहना सर मेरे 21 नंबर है, मैंने पास कर दो, फिर तू मैसे कर करके पिछे पै जाना कि पास कर दो बस मैंने, फिर क्लास तो सुत्ता है, शर्म कर ले। बाद में तरले करते तुसी लोग कि पास कर दो, अद्धा नंबर दे दो, 1 नंबर दे दो, उधर होंदे हो तुसी। पढ़ लो, क्लास आए हैं इन्ना मेहनत करके इसे घरों आए हैं तो पढ़ लो, फोन वास्ते नहीं आए, पढ़ो। चलो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, याद रखना है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। पहली देखो ये सर्कल है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग द रेडियस है कि टेंजेंट है? ये इलेक्ट्रिक अलोंग द रेडियस है कि टेंजेंट? अलोंग द रेडियस। और रेडियस हर एक पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है सरफेस के साथ? 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो कितना एंगल मिलेगा? 90 मिलेगा। देखो ये इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो रेडियस कितना एंगल में आ रहा है? देखो इस जगह पे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखना है इसको। सेकंड केस में तो अंडरस्टूड ही है, सरफेस ही ऐसे प्लेन है तो फील्ड लाइंस कैसे आएंगी? क्या इन फील्ड लाइन में गैप सेम है कि डिफरेंट है? और डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि नॉन यूनिफॉर्म? बट क्या ये इनकी डायरेक्शन सभी की सेम है? नहीं ना, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हमने पढ़ा हुआ है, एक पॉजिटिव शीट हो, एक कौन सी हो, इनके मिडल में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म। बाकी सारे सोर्सेस क्या है? नॉन यूनिफॉर्म नेचर में। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर पेपर में आ सकते हैं, ड्रॉ करने ही एक एक नंबर में। इसके बाद केस स्टडी आ जाए तो एक एमसीक्यू आएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाला, 4 स्टेटमेंट होंगी, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है बताओ। एक क्वेश्चन वो वाला। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क में जिसमें आपको 2 सरफेस पूछी होंगी, कहेंगे जी पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दो। ठीक है, 2 मार्क ये आ जाएगा। और 1 नंबर के एमसीक्यू में क्या पूछ लेंगे? सिंपल सा कोई क्वेश्चन के असर्शन रीजन में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेक 30 डिग्री विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज इट ट्रू और नॉट? इट ऑलवेज मेक 90 डिग्री। ठीक है, एक अगर पेपर में 2 मार्क रीजनिंग क्वेश्चन आया, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो क्वेश्चन अपनी कॉपी पे, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है? ठीक है, हमें पता तो है कि ये 90 पे है, बट व्हाई इट इज 90 डिग्री। ठीक है, और रीजन देख लो, बड़ा सिंपल है, कल को पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आपको कंपिटेंसी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो मैं बता रहा हूं, जैसे ये है ना कि क्यों होती है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, कैसा क्यों हो रहा है। लर्निंग क्या है कि वो 90 डिग्री है। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि हाँ वो कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है, एमसीक्यू आ सकता है। अब क्वेश्चन है क्यों होता है ऐसे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। क्यों होता है वो देखो, मान लो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? बी, इधर भी पोटेंशियल बी है, इधर भी पोटेंशियल कितना है? तो बताओ फिर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ ना। और हमें पता है कोई छोटा सा चार्ज क्यू, इसको उठा के यहां से यहां तक रखना है। ठीक है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? फोर्स इंटू ए बी, यही होगा ना? यही चीज होगी कि नहीं होगी? चार्ज को अगर ए पॉइंट से बी तक लेके जाना है आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ए बी। और वर्क डन हमें पता है किसके इक्वल होता है? चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। ये वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स कर रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, इसका वर्क डन किसके इक्वल होता है? चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे? तो ये कितना हो गया? तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स होती कितनी है? क्यू ही होती है ना? कितनी होती है? क्या इस सरफेस पे अगर पोटेंशियल सेम है, मान लो इस सरफेस के एक एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्या आ रहा है डॉट प्रोडक्ट? बताओ, ना E 0 है ना ए बी 0। क्या ए बी 0 है ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है, बट डॉट प्रोडक्ट 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? तो इधर नीचे लिखो, इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू। कल को पेपर में अगर 2 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रेफरेंस बुक खोल लो, एनसीईआरटी खोलो, वहां पे लाइंस लिखी होती है, रेफरेंस बुक के पीछे ऐसा क्वेश्चन का आंसर भी लिखा होगा।
बट सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन अगर करनी है पेपर में तो ऐसे लिखना है। एग्जामिनर को कोई थ्योरी नहीं चाहिए आपकी, उसको रीजन चाहिए। सबसे पहले क्या हमने डायग्राम ड्रॉ की, ये बता दी कौन है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है ये। पहले यू हैव टू राइट इक्यू पोटेंशियल सरफेस। 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, पहला पॉइंट कौन है ए, दूसरा कौन है। अगर ये इक्यू पोटेंशियल है तो नाम क्लियर है, इक्यू का मतलब क्या होता है, इक्वल, पोटेंशियल मीन वी, दोनों पे वी क्या है, सेम। चार्ज क्यू को उठाया, कहां से कहां पुश किया, ए से बी तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फोर्स कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक, उसका वर्क डन वैसे तो कितना होता है, जनरल फॉर्मूला एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, कोई भी फोर्स हो। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव है, इट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला तो ये है। ये पता क्यू ई कहां से आया, फोर्स कितना होता है क्यू ई, ना चार्ज 0 है, ना ई 0 है, ना ई भी 0 है। डॉट 0 फिर कब होगा, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कभी भूलेगा तो नहीं, एमसीक्यू फाइनल प्रैक्टिकल में वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन कि इक्यू पोटेंशियल की सरफेस की प्रॉपर्टी बताओ। हम प्रॉपर्टी सारी बता सकते हैं, लर्न की होती है हमने, पर वो कहता है कि 90 डिग्री क्यों है, और प्लेन पेपर दे देता है आपको कि प्रूव करके दे कि 90 क्यों है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो प्रूव करके दे दोगे तो पूरे 31-30 लग जाते हैं उसके, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको फिजिक्स आती है तो ये चीजें आपको बताऊंगी, कर ले नोट, तो कल 2 मार्क क्वेश्चन आ जाते, कर लोगे पेपर। चलो नेक्स्ट करिए। और ये किसके लिए, डाइपोल। मेरे डाइपोल एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है। कल हम लास्ट ये किया था कि सेंटर पे कोई भी लाइन निकलेगी, चाहे लाइन अप हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना होता है, 0। और अगर डाइपोल नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या पोटेंशियल सेंटर पे 0 होगा, नहीं। ठीक है, क्लियर होगी पहले चीज। ठीक है, ये गैप देख रहे हो, यहां पे गैप कम है, यहां पे गैप क्या है, तो ये शो क्या कर रहा है, अनइक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्टेंस बदल गए ना, पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, कोई डाउट इसमें, पेपर ड्रॉ करके आ जाओगे, नोट्स में बने हुए हैं, इनको कॉपी कर लोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायग्राम ड्रॉ कर ली, 2 प्लेन्स नजर आ रहे हैं आपको, एक पे पोटेंशियल कितना है V, एक पे कितना है V माइनस dV, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर शो की हुई है। वो कैसे शो हुई है वो देखो, देखो इधर जनरली में पता है कि वर्क डन अगर करना हो ना, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होता है नेगेटिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे du लिख दो क्योंकि स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। ठीक है, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और du क्या आएगा, चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारे फॉर्मूले में सीक्वेंस में बताऊंगा। ठीक है, पोटेंशियल, ये सरफेस पे ए पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे V माइनस dV है, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dV। ठीक है, अगर एक चार्ज Q को एक पॉइंट से ऊपर लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन ये होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, QE। देखो चार्ज और चार्ज Q कैंसिल हो गए, तो ये एक बेसिक रिलेशन है जो आपने याद रखना है, ये नहीं भूलना कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, अगर किसी 2 पॉइंट में छोटा चेंज पोटेंशियल में निकालते हो, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, पोटेंशियल उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ही हुआ, देखो इलेक्ट्रिक ऊपर जा रही है, पोटेंशियल नीचे V था, ऊपर क्या हो गया, वो ये रिलेशन से आया। ये साथ ये डायग्राम ड्रॉ कर ली हुई है ना, उसके साथ ये चीजें लिखनी है आपने सारी। ठीक है, और इसको ऐसे कर दें, ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस dV, ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, ऐसे कर दें। dV बाई डी आर क्या होता है पता है, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहना है इसको, लिखो अपनी कॉपी पे,
यहां तक लिखो। और ई कॉस थीटा कौन है? ई कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग डी आर, वो कितना है? ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस केस में हम जा भी सीधा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, दोनों में एंगल कितना है? 0 ना, तो कॉस 0 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमें इन दो पॉइंट में जब मूव करना है उनमें डिस्प्लेसमेंट नोट करो, उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उसके अलोंग, दैट इज ई कॉस थीटा। ठीक है, लिख लिया? याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी जगह पे निकालनी, किसी दो पॉइंट्स पे निकालनी है ना, तो उसका जो कंपोनेंट होता है अलोंग सेम डिस्प्लेसमेंट, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिखो, तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, component of electric field along displacement dr, along displacement dr is equal to negative of potential gradient, is equal to negative of potential gradient। लग गया पता? ठीक है, नेगेटिव साइन नीचे लिखो। नेगेटिव साइन सजेस्ट, ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? नेगेटिव साइन सजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट, नेगेटिव साइन सजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट in the direction of decreasing potential, in the direction of decreasing potential। तो ये लिख लिया, सारा एंड तक लिख लिया हुआ ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इंप्लाइड। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है, क्या निकालना है? तो फिर एक्स एक्सिस के अलोंग जाना है कि वाई के जेड के? तो क्या फॉर्मूला होगा? माइनस डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पोटेंशियल को एक्स के साथ क्या कर देना? डिफरेंशिएट कर देना, और आगे क्या लगा देना है? नेगेटिव। तो क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालनी है तो फॉर्मूला नहीं भूलना, ऐसे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते होंगे। ई जेड क्या आएगा? माइनस डीवी बाई, हर साल क्वेश्चन मिलता होता। ठीक है, पेपर पूछ ले विच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, यूनिट्स पूछ ले, पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट क्या है बताओ? ऊपर पोटेंशियल है, नीचे डिस्टेंस है, क्या बनेगा? वोल्ट पर मीटर। क्या मिलना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम, लिख लो। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हमने पढ़ लिया। ठीक है, और ठीक हो गया? क्लियर हो गया? पोटेंशियल। आगे ये एनसीईआरटी में 2 नंबर के क्वेश्चन आते होते हैं, टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, हेडिंग डालो। अब इसको करते हैं, लिखो। इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में करेंगे, जल्दी आ जाएगा। जहां पे नेचर में कंजर्वेटिव फोर्स होती है वहां पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो मीन्स रिपल्शन है, नेगेटिव है तो, अगर दो चार्जेस बहुत दूर पड़े हुए हैं, ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0। तो पहले पढ़ो क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज कितना है? Q2। इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस कितना है इनमें? R। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी पता है? बस हमें लगी पहले ये किसके लिए? सिस्टम ऑफ। तो हेडिंग डालनी है, पहले मेन हेडिंग ये जाएगी, फिर केस 1 सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अगर 2 पॉइंट चार्ज है सिर्फ उनमें डिस्टेंस ही नोट करना आपने। ठीक हो गया? तो क्लियर है चीज? तो अगर कितने पॉइंट चार्ज आ गए पढ़ो। अगर n चार्ज आ गए, n का मतलब पहले 3 ना कर दिया, पहले 3 चार्ज आ गए, इनमें डिस्टेंस क्या हो गया? R12। इनमें डिस्टेंस कितना हो गया? R23। इनमें कितना हो गया? तो टोटल पोटेंशियल क्या बनेगी? 1/4 सभी में कॉमन आ गया। Q1 Q2 में डिस्टेंस कितना है? R12।
Q2 Q3 में और लास्ट Q1 Q3 में। तो मिल गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये एमसीक्यू में फॉर्मूले हैं और 2 मार्क क्वेश्चन आता होता है। चार्जेस की वैल्यू दे देंगे, ट्राइंगल दे देंगे, ट्राइंगल बोल देंगे ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, थर्ड साइड खुद निकाल लो, तो पाइथागोरस थ्योरम वो 3 मीटर आ जाएगी। फॉर्मूला लग गया पता कैसे अप्लाई करना है। 3 चार्जेस है, कितनी इंटरेक्शन है, 3 चार्जेस में कितनी इंटरेक्शन है टोटल। पहली इंटरेक्शन इन दोनों में है, फिर दूसरे इनमें, और अगर 4 चार्ज आ जाए फिर बताओ। ये कर लिया नोट। एक छोटा सा क्वेश्चन करो, ये 2 मार्क में पेपर में आता होता है। ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, क्यू, सारे चार्ज भी सेम है। तो बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की। पहली इंटरेक्शन इनमें कितनी होगा, फॉर्मूला बोलो। के या 1/4 कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाय ए। इनमें, इसमें तो ये 4 टाइम्स होगी। क्या इतनी इंटरेक्शन देखिए और भी है, और कौन सी है, डायगोनल। इनमें डिस्टेंस कितना होगा, और एक इसमें भी होगा, तो ये 2 होंगी ना। टोटल इंटरेक्शन कितनी हुई, 6। तो पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल। एक स्क्वायर है, कल क्यूब आ जाए उसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, लग गया पता, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना ये चीज। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितने चार्जेस की, 2 चार्ज, फिर कितने चार्ज किए, 3, और फिर कितने किए, 4 तक तो आता ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया पहले चीज। वो डिस्टेंस √2a कैसे आया, पाइथागोरस से। ठीक है, इन्होंने भी किया हुआ ये। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।